हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे यूनिट 11। 10 यूनिट हो चुकी हैं हमारे जो 506 वाला ब्लॉक है उसकी। आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। और रिवीजन नहीं किया है तो रिवीजन भी कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो आप सब भूल जाओगे और बिना रिवीजन की चीज़ें याद नहीं रहती। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन यूनिट्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम क्लास को। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और एक डिस्कशन ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप दोनों चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में अकेला ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको न्यू न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करें हम इस यूनिट की, तो इस यूनिट में मैंने चीज़ें हाईलाइटेड कर रखी हैं। थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा इस यूनिट को। 30 से 35 के समथिंग पेजेस हैं इस यूनिट में। और एक बात और कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट तो कर रखा है। यदि आपको हाईलाइटेड पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो आप पूरा पैराग्राफ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट ऐसी हो सकता है आपको कहीं कहीं दिक्कत आए। हालांकि हम सब जानते हैं यार, जेंडर एंड सेक्स में क्या डिफरेंसेस है, हमें सबको पता है, हमने सीटेट में से पढ़ रखा है। बट फिर भी यदि आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप पूरा पैसेज भी उसका पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने जो हाईलाइटेड कर दिया उसके अलावा आप पढ़ ही नहीं रहे हो। आपको लगे तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज जो हाईलाइटेड किया है वह ठीक ठाक है। ठीक, तो सबसे हम पहले पढ़ लेते हैं कि सेक्स एंड जेंडर, इन दोनों में क्या अंतर है, लैंगिक और लिंग में के मध्य क्या अंतर है। आप इंग्लिश में याद रखोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, यहाँ पर आप हिंदी में कंफ्यूज भी हो सकते हो। अब इन दोनों में हम अंतर की बात करें, जब आपसे आवेदन पत्र भरते समय आपसे आपके सेक्स के बारे में विवरण भरने के लिए कहा जाता है, तो आप अपने लिंग के अनुरूप स्त्री या पुरुष दर्शाते हैं। इसका अर्थ यह है कि लिंग यह दर्शाता है कि यह व्यक्तिगत लड़का है, लड़की है, या फिर स्त्री है या पुरुष है। शरीर के इस अंग का अंतर शरीर के विशेष अंग से संबंधित है, जो कि प्रजनन से संबंधित है। हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आधार पर हमारा जो सेक्स है वो डिटरमाइंड होता है कि हम मेल हैं या फिर फीमेल हैं। क्लियर हुई यहाँ तक बात? इस प्रकार व्यक्ति का लिंग जैविक विशेषता है जो उसे स्त्री या पुरुष के रूप में अलग करता है। तो ये क्या हो गया, ये एक हमारा जैविक विशेषता। जैविक विशेषता मतलब कि ये हो गई हमारी बायोलॉजिकल, ये हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ठीक है, जिसे हम सेक्स के रूप में डिफाइन करते हैं। व्यक्ति का लिंग एक लड़का या लड़की, एक पुरुष या एक स्त्री को दर्शाता है। यह अंतर स्त्री और पुरुष के शरीर में प्रकृति प्रदत्त है। यह अंतर जैविक है और प्रायः अपरिवर्तनीय होता है। ये इसे चेंज नहीं किया जा सकता और ये बायोलॉजिकल होता है। हालांकि वो ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनके जो चेंज करा लेते हैं, वो जिस तरह से वो प्रोसेस अलग है, उसको यहाँ पर लेकर मत आना। ठीक है, हम यहाँ पर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। नॉर्मल में ये चेंज नहीं होता है, और ये बायोलॉजिकल होता है, नेचुरल होता है हमारे अंदर। ठीक, अब हम जेंडर के बारे में बात कर लेते हैं। जेंडर क्या है? अभी हमने किसके बारे में बात करी? सेक्स के बारे में, यानी आपके लिंग के बारे में बात करी। जेंडर को देखेंगे। समाज लड़के और लड़कियों से अलग अलग प्रकार के व्यवहार की आशा रखता है। लड़कों से प्रायः आक्रामक और साहसी होने की उम्मीद रखते हैं और पुरुषों से बाहर जाकर कार्य करने, धनोपार्जन की आशा रखते हैं। ये हमारे समाज में कुछ नियम कानून बने हुए हैं कि जो लड़के हैं वो साहसी रहेंगे, घर से बाहर जाकर घर का रोजी रोटी कमाने वाला जो रहेगा वो पुरुष रहेगा। और स्त्रियां जो है वह नरमी और दबूपन की आशा रखते हैं कि ये थोड़ी सी दबी हुई रहेंगी। ठीक है, इनको बाहर जाने की आशा नहीं रहेगी। घर में जो रसोई का काम है वो संभालना है, बच्चों को संभालना है, ये सब काम स्त्रियों का रहेगा। बाकी बाहर जाने का काम वो पुरुषों का रहेगा। ये प्रकृति प्रदत्त नहीं है, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि नेचर ने ऐसा बोला है हमसे, वरन समाज द्वारा बनाया गया एक सामाजिक व्यवस्था है। समाज स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग भूमिका निर्धारित करता है। पुरुषों के कार्य और स्त्रियों के कार्य में बांटा जाता है। स्त्री और पुरुष द्वारा किए गए कार्यों का आकलन अलग अलग ढंग से करते हैं तथा दोनों के लिए अलग अलग सुविधाएं और जिम्मेदारियां देता है। समाज में दोनों के लिए अलग अलग सुविधाएं बनी हुई हैं। क्या पता आवाज गई होगी कि नहीं, अभी तक माइक तो लगा ही नहीं था। चलो, आई होप, मैं चेक कर लूँगा, अगर नहीं गई होगी तो फिर मैं उसे बीच में से एडिट कर दूंगा। शायद थोड़ी कम गई होगी, अगर आवाज़ गई होगी तो। ये स्त्री और पुरुषों पर अलग अलग ढंग से अंकुश लगाता है। अलग अलग ढंग से अंकुश लगाने का मतलब कि उन्हें रोकता है, प्रतिबंध लगाता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, सामाजिकरण के पश्चात स्त्रियों और पुरुषों के व्यक्तित्व को हम जेंडर कहते हैं। तो सामाजिकरण के पश्चात, सामाजिकरण मतलब कि एक पुरुष और एक महिला है, एक मेल है और एक फीमेल है, उसका सामाजिकरण, सोशलाइजेशन हो गया। वह समाज में एडप्ट करना सीख गया। जब वह समाज में रहने लगेगा तो पुरुष पुरुष की तरह व्यवहार करेगा, स्त्रियां स्त्रियों की तरह व्यवहार करेंगी, इनके काम अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम बोलेंगे कि ये आप
ये जेंडर है कि ये इस तरह का काम कर रहा है, ये मेल है, उस तरह का काम करने वाला आपका फीमेल है। ठीक है, हम लड़के और लड़कियों को क्या बनाते हैं, यह जेंडर है। यह लड़के और लड़कियों के विकास के अवसर उपलब्ध कराने के बारे में है। इसका संबंध उनके लालन पालन, सामाजिकरण, संस्कृति, आदर्श व्यक्ति से संबंधित है जो हम उनको देते हैं। व्यक्ति की अगर हम लालन पालन की बात करें, उनका न्यूट्रिशन देने की बात करें या उनको पोषण देने की बात करें, पोस्टर की बात करें, तो क्या होता है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का अलग अलग तरीके से क्या बोलते हैं, इनको सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें अलग अलग करती हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स को, इसे ही हम जेंडर बोलेंगे। जेंडर समाज व संस्कार द्वारा लड़के और लड़कियों को क्या बनाते हैं से संबंध रखता है। समाज बॉयज़ एंड गर्ल्स को क्या बना रहा है, वही उसका जेंडर कहलाता है। क्लियर यहाँ तक बात। इस प्रकार जेंडर उन गुणों, आदेशों व कार्यों का निरूपण है जिन्हें स्त्रियों और पुरुषों से समाज उम्मीद रखता है। जेंडर क्या है, जेंडर वो विशेषताएं या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो समाज चाहता है कि ये काम स्त्रियां करें, ये काम पुरुष करें। जेंडर समय समय पर और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में परिवर्तित होता रहता है। बिल्कुल ठीक है, किसी संस्कृति में इसको अलग तरीके से देखा जाता है। अगर हम कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ पे ये इतना ज़्यादा नहीं है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जितना कि इंडिया में चलता है। ठीक है, और इंडिया में हालांकि काफ़ी काम इस पे हो रहा है, अब इतना नहीं है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ डेवलप करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंस दिया रखा है, ये है सेक्स के बारे में और ये है जेंडर के बारे में। ये जैविक संरचना होती है, ये सामाजिक है यानी कि ये बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये सोशल स्ट्रक्चर है। ये प्रकृति प्रदत्त है यानी नेचुरल है, ये समाज निर्मित है यानी कि ये सोशल है। ये स्थिर होता है, चेंज नहीं हो सकता, ये परिवर्तन हो सकता है। ये व्यक्तिगत होता है, ये व्यवस्थित होता है। ये अस्तरीय होता है, ये स्तरीय होगा। ये अपरिवर्तनशील होगा और ये परिवर्तनशील होगा। ठीक है, बायोलॉजिकल एंड जेंडर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति की जैविक व लैंगिक विशेषताएं क्या क्या होती हैं। बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, देखो यहाँ पर बस ये लिखा हुआ है कि यार बॉयज एंड जो मेल एंड फीमेल होते हैं उनकी बॉडी में क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बेस पर क्या अंतर है, अदर बॉडी स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस है दोनों की बॉडी में, ये लिखा हुआ है। आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, हालांकि इतना सब हम लोग ऑब्वियसली जानते हैं। ठीक है, एक पुरुष में एक्स एक गुणसूत्र की उपस्थिति उसे स्त्री बनाती है। एक व्यक्ति में एक्स गुणसूत्र है जो 23rd मतलब 23rd जो है वो एक्स है तो वह स्त्री बनाता है, और XY होता है तो वह पुरुष बन जाता है। पुरुष एंड स्त्री में कुछ यहाँ पर डिफरेंस लिखे हुए हैं। किशोर अवस्था में पुरुषों की आवाज़ भारी और कर्कश हो जाती है, स्त्रियों की आवाज़ थोड़ी तीखी हो जाती है। तीखी मतलब कि लो पिच हो जाता है साउंड का, पतली आवाज़ होता है। दाढ़ी मुंह चिकना विकसित हो जाती है, स्त्रियों में स्तन विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं, शरीर पेशीय हो जाता है, शरीर थोड़ा कोमल हो जाता है, मासिक चक्र नहीं होता। ये सब नॉर्मल है, मीन्स हम सब लोग इनके बारे में जानते ही हैं। ठीक है, फिर भी एक बार पढ़ लेना आप लोग। एक व्यक्ति का लिंग गुण, जैविक भिन्नताएं, अर्थात स्त्री या पुरुष होना किसी व्यक्ति को सामाजिक गतिविधि में भागीदारी को सीमित नहीं करता है। कोई बॉय से या गर्ल से, इसका मतलब ये नहीं है कि यार आप समाज की इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हालांकि जिंदगी के कुछ क्षेत्रों में पुरुषों की अधिकता होती है जबकि कुछ क्षेत्रों में स्त्रियों की अधिकता होती है। बिल्कुल ठीक बात है, कुछ फील्ड ऐसी हैं जहाँ पर पुरुषों की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, कुछ फील्ड में स्त्रियों की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये काम फीमेल ही करेंगे और ये काम मेल ही करेंगे। जैसे प्रायः घरेलू काम किसका है, स्त्रियों का है, लेकिन लड़के या पुरुष भी कर सकते हैं इस काम को, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बाहर जाने का काम किसका है, मेल का है, लेकिन गर्ल्स भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी जा सकती हैं बाहर। भूमिकाओं, आशाओं, विचारों को समाज व संस्कृति द्वारा आरोपित करना जेंडर भेदभावों को का निर्माण करता है। तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना, ऐसे ऐसे इन्हीं पॉइंट से स्टेटमेंट उठकर आ जाते हैं एग्जाम्स में। हालांकि अगर DOE की बात करूं तो DOE में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और समाज सामान्यतः लड़कियों को कोमल, सुसंस्कृत, विनीत और आज्ञाकारी होने की आशा करता है और लड़कों को आक्रामक, कठोर, साहसी होने की उम्मीद करता है। ये भिन्नता प्राकृतिक नहीं है, गर्ल्स के अंदर ये भिन्नता जन्म से नहीं आती कि लड़कियां जो है वो कोमल, सुसंस्कृत, आज्ञाकारी इस तरह के रहेंगे, लड़के कठोर रहेंगे। लेकिन समाज ने इस तरह की चीज़ें दिखा दिखाकर उनके माइंड में ये सब भर देता है कि यार मुझे इस तरह का बनना है। ठीक है, ये समाज द्वारा ही आरोपित होते हैं, ये प्राकृतिक नहीं है, ये जेंडर भेदभाव है। खेल के माध्यम से हम बात कर लें, यहाँ पर ये देखो, ये बॉय क्या है, ये क्रिकेट खेल रहा है, ये अपनी एक मोटर गाड़ी से खेल रहा है, और यहाँ पर लड़की ये कुछ घर गृहस्थी वाले एक डॉल ले रखी है, इससे खेल रही है कि डॉल को इसे कैसे संभालना है।
तो ये यार, ये अब यहाँ से पता चल गया कि यार जो गर्ल्स रहेंगी वो क्या करेंगी, बच्चों की देखभाल या घर के काम में ध्यान देंगी। बॉयज क्या है, वो बाहर जाकर काम करेंगे या बाहरी जो खेल है उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। कारक गर्ल्स एंड बॉयज, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स। लिंग, ताकतवर होंगे ये कमजोर होंगे। शरीर, रफ कठोर सुरक्षित भेद्य ऊंची तेज आवाज प्रधान धनोपार्जक। धनोपार्जक मतलब कि घर में धन क्या बोलेंगे, रोजी रोटी चलाने वाला प्रमुख रहेगा, प्रधान रहेगा घर का। पारिवारिक सदस्य, तीखी आवाज, अत्यधिक असुरक्षित, नाजुक व कोमल, कोमल और कमजोर। सामाजिक, ये घर का मुखिया होता है, बिरादरी का नेता होता है, नेतृत्व करने के लिए पैदा। नियंत्रक, संसाधक, विभाजक, कर का समाज, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। ठीक है, सिर्फ पढ़ने का है, पढ़ने से समझ में आ जाएगा। और अगर आप नहीं भी पढ़ोगे फिर भी आपको पता ही है यार बॉयज एंड गर्ल्स में हम किस तरह से भेदभाव करते हैं। मनोभावात्मक, ये इंपॉर्टेंट है। उच्च सामाजिक बुद्धिमत्ता होती है, निम्न सामाजिक बुद्धिमत्ता होती है। हालांकि चाहो तो इस पॉइंट को इग्नोर कर सकते हो, दोनों में ही सामाजिक बुद्धिमत्ता ठीक होती है। स्वार्थपरक होते हैं, ये भावुकता होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। गर्ल्स जो है बहुत जल्दी इमोशनली हो जाती हैं, कई बार लड़के इनको थोड़ा बेवकूफ़ भी बना देते हैं, सॉरी, मतलब मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा कर लेते हैं। अगर आप देखो तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक पर यही चलता है। ये मेरे अपने फ्रेंड्स का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लापरवाह, रुष्ट होते हैं, थोड़े से लापरवाह रहेंगे। ये अपने शरीर के प्रति बहुत सचेत रहती हैं। ताकत, संग्रह व प्रदर्शन, ताकतवर होना और ताकत को प्रदर्शित करने में ये विश्वास रखती हैं। ये समर्पण में विश्वास रखती हैं, कभी भी यदि इनको जरूरत पड़ जाए किसी की हेल्प करने के लिए तो ये अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है, अगर इन्हें लगता है कि हाँ ये व्यक्ति विश्वास करने लायक है। जिस पर ये विश्वास करती हैं गर्ल्स यानी वुमेन्स, महिला हो गई, वुमेन हो गई, गर्ल हो गई, कोई भी, तो अगर इन्हें कोई अपना लगता है, ये किसी को अपना मानती है तो उसके लिए अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। मीन्स किसी भी तरह की ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। पैसे व प्रभाव पर ध्यान देते हैं या अपनी सुंदरता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लड़कों का ज़्यादा ध्यान होता है कि यार पैसा कमाया जाए या फिर अपना नेचर ऐसा बनाया जाए कि आप अट्रैक्टिव लगो लोगों के नज़रों में, अपना क्या करो, अपना कुछ वर्चस्व बनाओ। और इनका रहता है सुंदरता की तरफ, इन अपनी सुंदरता पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि ना सुंदर देखो, बाकी क्या है, बाकी सब अट्रैक्ट हो ही जाएंगे। सही है ना। चलिए, जेंडर एज अ सोशल कल्चरल कंस्ट्रक्शन। जेंडर क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना के रूप में। तो जेंडर भेदभाव सांस्कृतिक रूप से प्रभावित और सामाजिक रूप से संरचित होता है। इसलिए हम विभिन्न संस्कृति में जेंडर की भूमिका व अपेक्षाओं में अत्यधिक भेदभाव देखते हैं। चलो, ये क्यों देखते हैं, क्योंकि समाज और हमारी जो संस्कृति है वो बनाती है जेंडर को, तो इसमें भेदभाव देखने को मिल जाता है। किसी संस्कृति ने किसी तरह का डेवलप करा है, किसी संस्कृति ने किसी तरह का बना कर रखा है। बच्चे के जीवन के प्रारंभिक अवस्था ही जेंडर के द्वारा अपना वर्गीकरण करने लगते हैं। जन्म की जो उनकी फर्स्ट स्टेज होती है तभी से जेंडर के द्वारा उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। सीखने के एक भाग के रूप में अपना पुरुष तत्व और स्त्री तत्व का प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बच्चे जेंडर के आधार पर दूसरों के साथ व्यवहार एवं स्वयं के व्यवहार का अवलोकन करते हैं तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के व्यवहार को देखकर अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चे ने देखा, एक वो है, उसने अपने पिता को काम करते हुए देखा, फिर उसने बाहर गया तो पड़ोसी को देखा, फिर स्कूल गया, स्कूल में देखा कि यार हमारे जो मेल टीचर है उनका क्या कहते हैं व्यवहार कैसा है। उसने कुछ महापुरुषों की कहानियां को देखी तो वो खुद को उन जैसा बनाने की कोशिश करने लगेगा। गर्ल्स जो है वो घर पे अपनी मम्मी को देखेंगी, बड़ी दीदी को देखेंगी या फैमिली में ऑल मेंबर्स को देखेंगी, आस पड़ोस में देखेंगी, तो उन्हें पता चलेगा कि यार मेरे रोल्स इस तरह के हैं, मुझे इस तरह का बनना है, इस तरह का डेवलप होना है। तो यहीं से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जेंडर विभाजित क्रियाकलाप यह विश्वास उत्पन्न करता है कि जेंडर भेदभाव पुरुष और स्त्री की आवश्यक प्रकृति है। जेंडर भेदभाव हमें विश्वास, प्रयास और सामाजिक संस्थाओं द्वारा सुदृढ़ होता है। हमारे विश्वास हैं, हमारे जो जिस तरह के बिलीव्स बने हुए हैं, हमारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इंस्टीट्यूट जो हैं, वो हमारे इस व्यवहार को वो मतलब क्या करेंगे, शेप करेंगे कि यार तुम्हारा डेवलपमेंट इस तरह का होगा। लड़के और लड़कियों के मध्य जेंडर भेदभाव का एक सीखा हुआ व्यवहार जो सामाजिकरण और संस्कृतिकरण का परिणाम है। बिल्कुल ठीक बात है। बॉयज एंड गर्ल्स जिस तरह का भी बिहेवियर सीखते हैं वह किस वजह से सीखते हैं, क्योंकि उनका समाज इस तरह का बिहेवियर उन्हें सिखाता है, उनकी जो संस्कृति है वह इस तरह का बिहेवियर उन्हें सिखाती है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की तरफ। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं सब कुछ।
भेदभाव और लैंगिक भेदभाव, मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो। भेदभाव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक कथन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेटरी बिहेव्स टेक्स मैनी फॉर्म्स बट दे ऑल इन्वॉल्व सम फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन और रिजेक्शन। भेदभाव एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के विरुद्ध व्यवहार या विचार है, क्योंकि केवल वे व्यक्तिगत समूह किसी विशेष वर्ग या श्रेणी से संबंध रखते हैं। देखिए भेदभाव है क्या, आपने क्या करा, एक पीपल्स का ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप है, आपने इस पूरे के पूरे ग्रुप को आप ये करते हो, रिजेक्ट करते हो, या फिर आप इनकी तरफ रिजेक्शन रखते हो कि यार मुझे ये लोग पसंद नहीं, इनको हटाना चाहिए, या फिर इन लोगों के लिए गांव में एक अलग बस्ती बना रखी है, या फिर घर में ही इन लोगों को थोड़ा अलग कर दिया, स्कूल में इन लोगों को थोड़ा अलग कर दिया है। तो ये होता है आपका डिस्क्रिमिनेशन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं रिजेक्शन। ठीक है बात। तो ये तो आपका एक हो गया कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है। लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है कि आप किसी एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए अलग कर रहे हो क्योंकि उसका जेंडर इस तरह का है। आई बात समझ में। भेदभाव व्यक्तिगत जरूरत, विशेषता, क्षमता की परवाह नहीं करता है। यह भेदभाव नकारात्मकता की ओर इंगित करेगा। भेदभाव एक विशेष समूह व्यक्ति से दूसरों की अपेक्षा किसी अन्योचित पूर्वाग्रह के कारण निष्कृष्ट ढंग से व्यवहार करता है या करने की प्रकृति रखता है। इस सेंटेंस का मतलब यह है कि जिस तरह से हमारे पुराने टाइम पे छुआछूत चलता था, हालांकि ऐसा आजकल बिल्कुल भी नहीं, और मैं भी इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ छुआछूत के, मैं भी बिल्कुल नहीं मानता, हम लोग सब साथ ही रहते हैं। तो पहले जिस तरह का चलता था उस माहौल की मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे हुआ क्या करता था कि उन लोगों के लिए गांव में एक अलग बस्ती बना दी करती थी, कुओं पर भी अलग अलग घाट बांट दिए जाते थे, आप यहाँ से पानी नहीं पी सकते, आप इस मंदिर में नहीं जा सकते, और आने वाली पीढ़ी से भी यही उम्मीद रखी जाती थी कि आप भी इसी तरह से चलो। तो ये क्या था, ये एक तरह का भेदभाव था, ठीक है, एक जाति के प्रति। आपने ये नहीं देखा उस व्यक्ति की क्षमता क्या है, उस व्यक्ति को भी यार पानी की आवश्यकता है, उस व्यक्ति को भी मंदिर में जाने की आवश्यकता है, आपने कुछ नहीं देखा। आपने देखा अगर आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आप वहां नहीं जा सकते हो। ये क्या था, ये एक भेदभाव था। आते हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की तरफ, यानी कि जेंडर भेदभाव की तरफ। इसका आधार लिंग है। ये एक व्यक्ति के प्रति असमान व्यवहार और उस व्यक्ति के लिंग के ऊपर निर्धारित करता है, यह बॉयज है या फिर गर्ल्स है। जेंडर भेदभाव को कभी कभी लिंगवाद के रूप में भी निरूपित किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी अन्यायपूर्ण विचार, योजना, वृत्ति, विश्वास जो कि एक स्त्री या पुरुष के असमान रूप से व्यवहार करता है तथा जिसके कारण एक विशेष लिंग से संबंधित व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करता है या चुनाव करने से रोकता है, जेंडर भेदभाव है। बिल्कुल ठीक बात है कि आप बॉयस हो तो आप ये काम नहीं कर सकते, गर्ल्स हो ये काम नहीं कर सकते, बॉयस ये काम करो, गर्ल्स ये काम करो, बस हो गया जेंडर भेदभाव। इस प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रसित रूप से हो और परिस्थिति की असंवैधानिक है, पढ़ लेना इसको, बाकी और कुछ इतना इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, कई लोग कुछ भी बोलने लगते हैं। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय उपलब्ध कराना भेदभाव नहीं है, बल्कि ये जेंडर संवेदनशीलता है। तो हमें स्कूल में क्या डेवलप करना है, हमें जेंडर सेंसिटिविटी डेवलप करना है, जेंडर संवेदनशीलता डेवलप करना है, ना कि जेंडर भेदभाव। आई बात समझ में। दोनों में अंतर क्या है, ये चीज भी ध्यान रखना। कुछ चीजें हैं, कुछ नियम बने हुए हैं, जैसे कि आप क्लास है, ठीक है, आप बोलोगे सर, जैसे हमारे कुछ लड़के लोग क्या बोलेंगे कि ना सर, तो फिर बॉयज एंड गर्ल्स की अलग अलग रो क्यों बनाते हो, बॉयज एंड गर्ल्स को साथ बैठाओ क्लास में क्या करो, बॉयज एंड गर्ल्स की अलग अलग रो क्यों बनाते हो। ये हमारे बॉयज के माइंड में आता है, दिमाग में, इनको एक ही रो में बैठाओ। ये क्या है, ये है आपका जेंडर सेंसिटिविटी, यानी कि जेंडर संवेदनशीलता है कि आप गर्ल्स की रो अलग बनाओगे, बॉयज की रो अलग बनाओगे। आई बात समझ में। अगर ऐसा हो सकता है कि आप क्लास का जो मॉनिटर है, क्लास का मॉनिटर एक टीचर है जो हमेशा बॉयज को ही मॉनिटर बनाता है, वो गर्ल्स को तरफ देखता भी नहीं कि ये बन भी सकती हैं, ये हो जाएगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आई बात समझ में। जेंडर भेदभाव लड़कों और पुरुषों को प्रभावित करता है, हाँ लड़कों को भी थोड़ा बहुत प्रभावित करता ही है, हम लोगों पर भी कुछ ना कुछ बीतती ही है, हमेशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स पर ही बीतती है। हमारे ऊपर ये बीतती है कि बहन ना रोए। क्यों क्यों, वह इसलिए क्योंकि वह एक लड़का है। ये क्वेश्चन वहां पर आया था अभी जो सीटेट हुआ था ना, सीटेट 2021 में एज इट इज सेंटेंस उठकर आया था कि यार तुम लड़के हो, तुम तो लड़कियों की तरह रो रहे हो, तो उन्हें रोने भी नहीं दिया जाता बेचारों को। और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, देख लेना। सोर्स एंड फॉर्म्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के सोर्स क्या है। देखिए सोर्स इसका पूरा हमारा समाज ही है, हमारे समाज ही इस तरह का माहौल क्रिएट करता है कि ऑटोमेटिक ना चाहते हुए भी भेदभाव उत्पन्न हो ही जाता है। भेदभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष खुले तौर पर दबे रूप से हो सकता है। प्रत्यक्ष भेदभाव
घटित होता है जब जेंडर का इस्तेमाल भेदभाव के लिए स्पष्ट रूप से किया जा रहा हो। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी का चुनाव कक्षा नेता के लिए करना चाहते हैं तो अध्यापक के रूप में शायद सोचे कि एक अच्छा नेता नेता के लिए एक लड़के के बजाय एक लड़के का चुनाव करना बेहतर है। जैसे मैंने अभी मॉनिटर का बताया था, यह प्रत्यक्ष भेदभाव हो गया। आई बात समझ में? एक कर्मचारी को गर्भाधारण करने पर बर्खास्त करना। भाई कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसे आपने काम से ही निकाल दिया कि यार अब तुम काम नहीं कर पाओगी उतना, तो क्या आप तुम घर पर बैठ के आराम ही करो अब। तो ये चीज़ें हैं। अप्रत्यक्ष भेदभाव तब घटित होता है जब कुछ प्रावधान वृत्ति इस प्रकार के होते हैं जो स्त्रियों व लड़कियों को सुविधा वंचित करते हैं। जैसे कि यदि एक मालिक अपने पुरुष कर्मचारी के लिए नए फर्नीचर खरीदता है तो ये एक अप्रत्यक्ष जेंडर है। मीन्स उसने क्या करा, उसकी जो कंपनी थी उनमें मेल्स के लिए तो न्यू फर्नीचर लगा दिया और जो फीमेल्स थी उन्हें वो पुराने फर्नीचर से काम चला रही हैं। तो ये इनडायरेक्ट हो गया। सैलरी को लेकर भी हो सकता है, यहाँ पर हम सैलरी भी रख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, दोनों दोनों काम कर रहे हैं, मान लो 8-8 घंटे दोनों काम कर रहे हैं लेकिन दोनों की सैलरी अलग अलग है। तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा। आप काम ज़्यादा दे देते हो, इस तरह की चीज़ें। जेंडर भेदभाव के रूप व स्रोत। जेंडर भेदभाव के रूप क्या है, स्रोत क्या क्या है? परिवार व माता। यहीं से शुरू करते हैं। शिक्षा, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यचर्या व अध्यापक। हमने इसके बारे में देखा था कि यार एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक फ़ोटो बना हुआ है, उस फोटो में ये दिखाया गया है कि जो फादर है वो काम के लिए जा रहे होते हैं और जो माता है, माता अपने घर का काम कर रही होती है रसोई में। तो ये क्या करेगा, ये बच्चों के माइंड में भर देगा, गर्ल्स के माइंड में भर देगा कि हमें घर का काम करना है, बॉयज़ के माइंड में भर देगा हमें बाहर जाकर काम करना है। जमीन संसाधन व संसाधन पर नियंत्रण। घर में कार्य विभाजन। घर में कार्य विभाजन भी वही झाड़ू पोंछा बर्तन भाड़े वुमेन्स करेंगी और बाहर जाने का जो भी काम है वो बॉयज़ करेंगे। नियुक्ति, पदोन्नति व रोजगार। जिस तरह से नियुक्ति की जाती है गवर्नमेंट जॉब्स पर, उनका क्या बोलते हैं, प्रमोशंस किया जाता है। परिवार व माता पिता। माता पिता का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। सरकारी नीतियाँ, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो भेदभाव रखती हैं। शैक्षणिक अवसर, शिक्षा के अवसर नहीं मिल पाते हैं। पौष्टिक स्वास्थ्य और आराम। विधि और नियम, जो हमारे कानून बने हुए हैं वो। और यहाँ पर एक अपने हिसाब से एक पॉइंट आप भी इंक्लूड कर सकते हो, चाहो तो आप कमेंट में बता सकते हो कि एक और ऐसा कौन सा रीजन है जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया लेकिन आपको नजर आता है कि एक बहुत बड़ा रीजन है जेंडर भेदभाव का। क्लियर? ये घर से ही प्रारंभ होता है। जेंडर भेदभाव प्रारंभ कहाँ से होता है? घर से ही प्रारंभ होता है और ये एक बहुत ही दुखद घटना है हम लोगों के लिए। लड़की भ्रूण हत्या होती है जेंडर भेद में जन्म से पहले ही प्रारंभ, जेंडर भेदभाव जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि कई लोग पहले ही चेक करा लेते हैं कि यार जो गर्भ में है वह लड़का है या फिर लड़की है। कई लोग लड़कियों को वहीं पर ही, मीन्स अब जो भी है, तो लड़की गर्भ भ्रूण हत्या मीन्स क्या बोलेंगे, बालिका भ्रूण हत्या, शिशु कन्या भ्रूण हत्या जिसे बोलते हैं। कन्या भ्रूण हत्या पहले बहुत ज़्यादा होती थी, हालांकि अब इस पर काफ़ी कंट्रोल पा लिया गया है। बट ये बात ये है कि यार जेंडर भेदभाव बच्चे के जन्म से पहले ही आपने शुरू कर दिया। बच्चा पैदा भी नहीं हुआ और आप यही देखने लगे कि यार लड़का है कि लड़की है। आई बात समझ में? तो ये हमारे समाज के लिए एक बहुत ही शर्म की बात हम कह सकते हैं। बाकी ये इसमें सब कुछ यही लिखा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ से ये पूरा पढ़ सकते हो और आप पढ़ लो तो ठीक है, आप थोड़े से जागरूक हो जाओगे, थोड़े से अवेयर हो जाओगे अपने समाज के बारे में, क्योंकि ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स है, ये पूरा रिसर्च करके लिखा जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आप पढ़ लोगे तो ठीक रहेगा। मौलिक रूप में जेंडर भेदभाव स्त्रियों और लड़कियों को चुनाव की स्वतंत्रता से वंचित करना है। बिल्कुल ठीक बात है। स्त्रियों, देखो सबसे ज़्यादा जेंडर भेदभाव का सामना गर्ल्स को ही करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर देखो आप बॉयज़ का सिर्फ 1-2 लाइन ही लिखा हुआ था, बाकी सारा गर्ल्स के बारे में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका सामना उन्हें ही करना पड़ रहा है। जेंडर भेदभाव के कारण क्या है? सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारण है इसके मेन। ठीक। मानवाधिकार आयोग के अनुसार जेंडर भेदभाव का एक मुख्य कारण धर्म भी है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, धर्म, हम जो धर्म आजकल लेकर चल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये असली धर्म है ही नहीं। अगर मैं अपना बताऊं कि जिस तरह से हम बताते हैं कि हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है लड़कों के बारे में, लड़कियों के बारे में ये लिखा हुआ है, जबकि धर्म में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। ये सब कुछ दकियानुसी बातें हैं जो हम लोगों ने बना रखी हैं। परंपरा और धार्मिक लेख व्यक्तियों के सोच व कार्य को ढालता है। कई धर्म स्त्रियों को पुरुषों से नीचे स्तर पर रखता है। इससे समाज में असमानता का निर्माण हो जाता है। धर्म के द्वारा इस प्रकार के भेदभावपूर्ण आचरण आरोपित करने की प्रथा का अनुयायी बिना प्रश्न किए पालन करते हैं। धर्म एक ऐसी चीज है जो जिसके लिए लोग सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, इसकी लिखी हुई हर एक बात को सच मानते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमारे धर्म में जितनी बातें लिखी हुई हैं, कोई सा भी हमारा धर्म हो सकता है, सारी बातें सही हैं।
लेकिन आप ये देखो कहीं किसी ने उन बातों को थोड़ा घुमा फिरा कर तो नहीं लिख दिया है। क्या हम उन बातों का मतलब भी समझते हैं, या फिर हम डायरेक्ट हमने जैसा पढ़ा वैसा का वैसा ही हम अपनाने लगे? क्योंकि पुराने टाइम पर काफ़ी चीज़ें हैं जो सोचने वाली, मीन्स ये सेंटेंस डायरेक्ट नहीं लिखे जाते थे, इनडायरेक्टली उनको कुछ मतलब और ही निकल रहा होता था। दोहों के रूप में हम बात करें, छंद जो होते हैं उनके रूप में बात करें, संस्कृत में कुछ श्लोक में बात करें, तो वहाँ पर चीज़ें लिखी कुछ और होती हैं और उनका अर्थ कुछ और निकल रहा होता है। तो जब तक हम बात को पूरी तरीके से समझ ना लें तब तक हमें किसी भी चीज़ पे अमल नहीं करना चाहिए। सही बात समझ में? माता पिता और बच्चों के साथ किस, हाँ, माता पिता भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं कि अगर माता पिता चाहे तो इसे कम भी कर सकते हैं, मीन्स दोनों को इक्वली भी रख सकते हैं। बट ठीक है, जैसे चलता आ रहा है चल रहा है। बच्चे जो पुस्तकें पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, उससे भी इसको प्रभाव पड़ता है। लैंगिक भेदभाव का इतिहास और उद्भव। जेंडर भेदभाव की सबसे सशक्त व्याख्या को मेरिटलिस्टिक मेरिटलिस्ट थ्योरिस्ट यानी कि भौतिकवाद सिद्धांत कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि सबसे सशक्त व्याख्या कहाँ पर की गई है? भौतिकवाद सिद्धांत में की गई है। मटेरियलिस्ट थ्योरिस्ट, मैंने पहले कुछ और ही पढ़ लिया था इसको, मटेरियलिस्ट थ्योरीज है ये सिद्धांत प्रतिपादक तर्क देते हैं कि जेंडर असमानता का कारण समाज के आर्थिक ढांचे, पुरुष और स्त्री किस प्रकार बंधे हुए हैं वह है। समाज में मेल्स एंड फीमेल्स किस तरह से रह रहे हैं वही कारण बनता है जेंडर असमानता का। और भी कारण है, परत निर्भरता, राजनीतिक स्पष्टता, ये सब पढ़ सकते हैं आप लोग। ऐतिहासिक और लैंगिकवाद ने अधिकांश समय स्त्रियों का अहित किया है। 1980 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जेंडर असमानता के लंबे इतिहास को पहचाना और इसका जिक्र करते हुए कहा कि जेंडर इनइक्वालिटी इज अ कम्युनिकेटिव कम्युलेटिव अच्छा कम्युलेटिव ही है, कम्युलेटिव डिस्टॉर्शन ऑफ द पास्ट। कि जेंडर इक्वलिटी है ये हमारे बहुत क्या बोल सकते हैं, पिछले जन्म का एक ये बोलेंगे पिछले से जो चला आ रहा है उसका ये एक नतीजा है या फल है, या फिर समाज का ही दिया हुआ है, ऐसे आप ये समझ सकते हो। ये कुछ श्लोक लिखे हुए हैं मनुस्मृति में। हालांकि मनुस्मृति मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए, उसमें कुछ चीज़ें गलत भी लिखी हुई हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें ठीक भी लिखी हुई हैं। और बात ये होती है कि देखो 200 ईसा पूर्व की बात चल रही है, अभी हमारा क्या चल रहा है 2021, और आप इससे 200 साल पहले चले जाओ तो मतलब कि 2200 साल पुरानी बात लिखी है। तो 2200 साल पहले किसी ने क्या क्या उस समय सिचुएशंस क्या थी, परिस्थिति क्या थी, उसके हिसाब से किसी ने कुछ श्लोक लिखा हुआ है और आप उसी श्लोक को या फिर उन्हीं बातों को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो 2021 में, तो यार फिर क्या ही कर सकते हैं, ठीक है ना। वो टाइम अलग था और आज का टाइम अलग है, तो हमें समय के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को बदलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो लिखा हुआ है उसे आप हमेशा ही सच मानो। कुछ बातें सच भी होती हैं, कुछ बातें ठीक हैं, हमें मानना चाहिए, बट हर बात को आह्वान करके विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ ज्ञानी ये धारणा रखते हैं कि पुराने समय में स्त्रियों को समान अधिकार व सम्मान प्राप्त है। हालांकि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट स्मृति के साथ साथ ये पढ़ लेने से, ये मीन्स कुछ इसमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बातें लिखी हुई हैं, इसलिए मैंने बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मैंने हाईलाइटेड नहीं कर रखा है, क्योंकि वो टॉपिक्स बहुत सेंसिटिव हैं, हो सकता है किसी कम्युनिटी को वो बुरा लगे, इसलिए आप चाहें तो लेकिन उसे बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बाल विवाह प्रथा लगभग कब प्रारंभ हुआ था? 6ठी शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। लिंग अनुपात यार इसे भी आप पढ़ ही सकते हो, हमें पता है यार बहुत कम है, मीन्स हमें आप हर स्टेट में चले जाओ गर्ल्स कम ही होती हैं। शहरी क्षेत्रों में 2011 की जनसंख्या के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात 940 है और बाल लिंग अनुपात 914 है। शहरी क्षेत्रों में लिंग अनुपात में गिरावट ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मीन्स हम कह सकते हैं शहर के लोग थोड़े से जागरूक हो रहे हैं। शिक्षा, जेंडर समानता और सशक्तिकरण के लिए शिक्षा मूल अधिकार है। जैसे कि शिक्षा मतलब क्या? शिक्षा मतलब कि आप चीज़ों को समझते हो कि एक्चुअल में चीज़ है क्या। अब मैं यहीं की बात करूं, जो लोग इस क्लास को देख रहे होंगे उन अगर वो पहले से उनके अंदर कुछ इसके लिए भेदभाव होगा भी तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जैसे जैसे आप इन चीज़ों को और ज़्यादा पढ़ोगे तो आप सोचोगे कि यार जेंडर भेदभाव होता क्या है, सब बराबर ही होते हैं, कोई भी काम कर सकता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम शिक्षित होते जाएंगे हमें इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। इतने सारे बच्चे हैं कि 61% बच्चे स्त्रियां ऐसी हैं जो विद्यालय नहीं जाती हैं, 1% औपचारिक शिक्षा रखती हैं, 7% सामान्य शिक्षा रखती हैं,
प्राथमिक शिक्षा सिर्फ 13% कंप्लीट करेंगी, मिडिल शिक्षा सिर्फ 9%, 5% ओनली 5% महिलाएं हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन देती हैं, और ओनली 4% ऐसी हैं जो हायर सेकेंडरी देती हैं। हालांकि ये रिपोर्ट थोड़ी पुरानी है, ये 2001 की रिपोर्ट है। ये आंकड़ा अब काफ़ी बदल चुका है। 60% विद्यालय नहीं जाती, हो सकता मुझे लगता है आज के टाइम पर सिर्फ 5 या 6% ही गर्ल्स ऐसी होंगी जो स्कूल नहीं जाती, बाकी सारी स्कूल जाती हैं। हायर सेकेंडरी की बात करें तो लगभग 50% तो मुझे लगता है कि हायर सेकेंडरी जाती होंगी, मीन्स 12th तक तो उनकी एजुकेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये 2001 की रिपोर्ट है, काफ़ी पुरानी है। ये आंकड़ों का आपको याद नहीं रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन ही बनकर नहीं आएगा। स्वास्थ्य स्वास्थ्य IMR रिपोर्ट के अनुसार नवजात मृत्यु दर, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलेगी। जो नवजात शिशु, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है जन्म के 1 वर्ष के भीतर, जो बच्चे जीवित नहीं रह पाते, उनमें जो लड़कियां हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या कम है। मतलब कि जो बॉयज़ हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि 1 वर्ष के भीतर इनकी डेथ हो जाएगी या फिर किसी भी कारणवश ये जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो बॉयज़ की बॉडी होती है बचपन में, वो चीज़ों को जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाती, इन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की या सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। और गर्ल्स की जो बॉडी होती है वो हर इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर जाती है। बचपन में यदि इनको ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट ना भी मिले, अच्छी तरह का पोषण ना मिले, तब भी ये जी जाती हैं। ये है कहने का मतलब। तो बालकों को जैविक और अनुवांशिक कारकों से मृत्यु होने की होने की संभावना बालिकाओं की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये रियलिटी भी है और ये फैक्ट्स भी है। आप आसपास ही पूछ सकते हो, सब लोग यही बोलेंगे कि हाँ, गर्ल्स किसी भी इन्वायरमेंट में रह सकती हैं। हालांकि भारत में नवजात बालिकाओं की मृत्यु दर बालकों की मृत्यु दर से अधिक है। हालांकि ये मृत्यु दर इस वजह से है कि वो कन्या भ्रूण हत्या, बालिका शिशु हत्या इस वजह से है। ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे, बाकी और कुछ है नहीं है। HIV वाला भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। कार्यदल में भागीदारी, आप गर्ल्स की भागीदारी बढ़ा सकते हो कार्यदल में। ग्रामीण क्षेत्रों में 35% है, शहरी क्षेत्रों में 15% है। ग्रामीण क्षेत्रों में भागीदारी इसलिए ज़्यादा है कि खेतों में भी काम कर लेती हैं जो महिलाएं हैं, और शहरी क्षेत्रों में फिर ये थोड़ा सा कम हो जाता है। आकलन के अनुसार लगभग 2/3 महिलाएं ऐसी हैं जो दैनिक मजदूरी करती हैं। ठीक है, अत्याचार और नृशंसता। ठीक है, एट्रोसिटीज एंड क्राइम। अब ये क्या है? क्राइम क्राइम क्राइम। पुरानी कहावत है कि समाज में स्त्रियों की दशा से सभ्यता की माप होती है। समाज में स्त्रियों की दशा क्या है, स्त्रियों की स्थिति क्या है, यहाँ से आपको पता चलता है कि यार वो समाज क्या है, वहाँ का कल्चर किस तरह का रहा है। ये देखो, ये काफ़ी चीज़ें ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कि जन्म में कठिनाई, कम वजन का बच्चा या उच्च नवजात शिशु की मृत्यु, ये किस पर इफेक्ट पड़ेगा? इसका प्रभाव किससे पड़ेगा? घरेलू जिम्मेदारियों पर पड़ेगा। घरेलू जिम्मेदारियों से किस पर डिपेंडेंट होती है? परंपरागत विश्वास और कम शिक्षा या अशिक्षित। ये आपको जुड़ा हुआ है कमजोर शिक्षा से। परंपरागत विश्वास कमजोर शिक्षा से जुड़ा हुआ है। कमजोर शिक्षा होगा तो कम शिक्षित होगा व्यक्ति, अशिक्षित हो जाएगा। अशिक्षित व्यक्ति के पास सीमित विकल्प होते हैं। जिसके पास सीमित विकल्प हैं, ज़्यादा चूज करने के लिए ऑप्शंस नहीं है, कम उम्र में उसका विवाह कर दिया जाता है। कम उम्र में विवाह करने से फिर भी अशिक्षित रह जाएगा, या फिर उनका जल्दी गर्भधारण हो जाएगा। जल्दी गर्भधारण होने से क्या होगा? जो महिला है वह कुपोषण का शिकायत हो जाएंगी, और कई बार गर्भधारण से भी क्या होता है, वह कुपोषण का शिकायत हो जाती है। कुपोषण के शिकायत होने से जो बच्चा होता है वो क्या होता है, या तो नवजात होता है या फिर कम वजन का होता है। फिर घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और फिर ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो हालांकि बाल विवाह कम हो गया है, लेकिन यार मुझे ही पता है समाज में बाल विवाह कितना चल रहा है, बिकॉज हम उस कम्युनिटी के बीच में जब आप रहते हो तब आपको पता चलता है अभी भी ये कितना है। यहाँ तो ऐसा करते हैं, शादी कराने के लिए आधार कार्ड को अपडेट करा लेते हैं। हमारे यहाँ, हमारे कम्युनिटी की मैं बात करूँ, अगर गर्ल्स की एज 16 ईयर्स है और उसकी शादी में किसी तरह की रोक लग रही है, तो वो लोक सेवा केंद्र जाते हैं, आधार कार्ड को अपडेट करा के एज 18 करा के शादी कर देते हैं। मतलब देखो आप, कोई तो सोचता है कि यार उम्र कम रहा है, ये उम्र बढ़ा देते हैं। क्या करने के लिए? सिर्फ शादी करने के लिए। तो ऐसा भी काम चल रहा है, क्या कर सकते हैं। लेकिन जेंडर भेदभाव पर विजय प्राप्त करना कौन कराएगा? सबसे पहली बात, शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल है, माता पिताओं का बहुत बड़ा रोल है इसमें। जेंडर समानता आर्थिक व मानव के विकास का केंद्र है। जब स्त्रियों और पुरुषों को समान नज़र से देखा जाता है तब आर्थिक विकास तेजी से होता है और बच्चों के स्वास्थ्य भी सुधार होता है। बिल्कुल ठीक बात यार, जब समान चीज़ें मिलेंगी तो क्यों नहीं होगा। कक्षा में जेंडर भेदभाव,
लड़के अध्यापकों का ध्यान आकर्षण होते हैं, अध्यापक लड़कों की तारीफ अधिक करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, ये सारी चीज़ ये लिखिए कि आपको ऐसा नहीं करना है। लड़के शिक्षा संबंधी सहायता अधिक प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि पेरेंट्स भी जल्दी यार फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा देते हैं। कक्षा में चर्चा के दौरान लड़कों के विचार व आइडिया को अधिक महत्व दिया जाता है। लड़कों को चर्चा और नेतृत्व कौशल प्रदान करने का अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। लड़कियों को जेंडर अनुरूप भूमिका से हटकर कार्य करने पर अध्यापक द्वारा आलोचना दी जाती है। मान लो अगर गर्ल्स कोई एथलेटिक्स काम कर रही है, कोई साइंस सब्जेक्ट्स में जा रही है या फिर ऐसा कोई काम कर रही है, तो कई बार अध्यापक उनकी आलोचना कर देते हैं। बट आजकल ये कम हो गया, लेकिन हमें इसे और कम करना है। अध्यापक के द्वारा लड़कियों को निम्न शैक्षणिक उपलब्धि की आशा करना, कई बार टीचर्स ही लगते हैं कि यार तुम गर्ल्स हो, तुम्हारा परसेंट तो कम ही रहेगा। मैं हमारी क्लास की बात करता हूँ, हमारी क्लास में 10th बोर्ड भी एक गर्ल ने ही टॉप करा था और 12th बोर्ड भी एक लड़की ने टॉप करा था। तो निम्न शैक्षणिक उपलब्धि, ये तो भाई अच्छी बात हुई। पाठ्यक्रम में जेंडर भेदभाव को संदेह की दृष्टि से देखे बिना पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों को पढ़ाना व सिखाना। पाठ्यक्रम में अगर कहीं ऐसी कंडीशन आती है तो आपको भेदभाव को दूर रखते हुए बच्चों को पढ़ाना है। लड़कों को पक्षपात ढंग से शिक्षण सामग्री देना। लड़कियों की ज़रूरतों के प्रति अध्यापकों की असंवेदनशीलता, टीचर्स देख ही नहीं रहे यार यहाँ पर ये गर्ल्स के लिए भी कोई ज़रूरत है, उन्हें भी कोई चीज़ों की ज़रूरत है। कक्षा के भीतर व बाहर अध्यापकों द्वारा अभद्र लैंगिक शब्द का इस्तेमाल करना। हाँ, अध्यापक कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर देते हैं जिससे प्रॉब्लम होती है। इक्विटी एंड इक्वालिटी में क्या डिफरेंस, इसे हम पढ़ लेते हैं। समता और समानता। जेंडर समता स्त्री और पुरुषों के प्रति निष्पक्ष होने की प्रक्रिया है। क्लियर है बात। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक व सामाजिक हानियों के लिए क्षतिपूर्ति हेतु माप संस्तर की व्यवस्था आवश्यक करना चाहिए। एक समान अधिकार क्षेत्र की संरचना करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना चाहिए। समता समानता और न्यायोचित परिणाम लाने का एक तरीका है। समानता तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, समानता क्या, दोनों को समान तरीके से देखेंगे। समता क्या हो गया, समता एक प्रोसेस हो गई जिसके थ्रू आप समानता लेकर आ रहे हो। आई बात समझ में। इक्विटी क्या हो गई, इक्विटी एक प्रोसेस हो गई जिसके थ्रू हम इक्वालिटी को लेकर आ रहे हैं। ठीक, इसके लिए कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बोला गया है कि यार जो शिक्षा का उपयोग एक एजेंट के रूप में किया जाएगा। ये देख लेना आप। बाकी आप चाहो तो ये सब कुछ पढ़ सकते हैं, थोड़ा सेंसिटिव, ज़्यादा सेंसिटिव ये है नहीं, बट इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग ऑब्वियस जानते ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को बनाया जाता है, इतना याद रखिएगा। किसके लिए माना जाता है उसे भी आप पढ़ सकते हो। निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर अध्यापक को जेंडर समानता व जेंडर निष्पक्षता को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। अब किन किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं, देखो। कक्षा के भीतर व बाहर लड़के व लड़कियों को समान अधिकार प्राप्त विद्यार्थी के रूप में अध्यापक को उनसे व्यवहार करना चाहिए। टीचर को कभी बॉयज गर्ल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। वे अपने इसे आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें समझाने का कुछ है नहीं है, हमें क्या क्या करना है ये देखना है। आप चाहें तो अभी क्लास के साथ साथ भी इसे पढ़ सकते हैं। मैंने ये वीडियो थोड़ी देर रोक रखा है, आप वीडियो को पॉज करें और ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं। और अभी पढ़ लें तो ठीक है, क्योंकि बाद में PDF में पढ़ना भूल जाओगे। इसके बाद ये पॉइंट्स हैं, वीडियो को पॉज करें और एक बार इनको भी रीड कर लें। याद और पॉइंट्स हैं, इन्हें भी आप एक बार वीडियो पॉज करें और रीड कर लें। ये पॉइंट्स हैं। चलो, तो ये हमारा होता है कंप्लीट आज का सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट रहे तो वहाँ पर आप कमेंट कर ही सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ का अपडेट मिलता रहेगा। तो क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।